ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमार। हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा, जिसमें हमारे क्या क्या टॉपिक हो गए थे। वर्ण विचार, संधि। अब हम पढ़ेंगे समास। ठीक है। समास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। 4 ऑप्शन देके बस समास का नाम पूछ लिया जाता है। समास से विग्रह कैसे करते हैं, विग्रह क्या होता है किस समास का, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समास से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं समास। ठीक है। समास शब्द के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या हो जाएगा? सम धन आस। क्या हो जाएगा? सम धन आस। ठीक है। सम का मतलब होता है समान रूप से। आस का मतलब होता है समीप में बिठाना। ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? समान रूप से। और आस का मतलब क्या होता है? समीप बैठाना। ठीक है। अगर मैं इसके समास शब्द के शब्दार्थ की बात करूं, ठीक है, शब्दार्थ की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? इसका संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है। अगर मैं इसके विलोम की बात करूं, समास शब्द के अगर मैं विलोम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? विस्तृत। ठीक है। हम समास शब्द के टुकड़े करते हैं तो क्या हो जाएगा? सम धन आस। ठीक है। समान रूप से सभी बैठाना। इसके शब्दार्थ, समास शब्द का अर्थ, शब्दार्थ क्या हो जाएगा? संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है। अगर मैं विलोम की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपके? विस्तृत। ठीक है। या व्यास। व्यास का मतलब ही क्या होता है? विस्तृत, फैला हुआ रूप। ठीक है। जैसे अब मैं इसकी परिभाषा की बात करते हैं। समास शब्द की परिभाषा की बात करूं तो क्या हो जाएगी? समास शब्द की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा आपके? समास कहलाएगा। क्या हो गई इसकी परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाएगा आपके? समास कहलाएगा। ठीक है। ये हो गई हमारी समास की बात। क्या हो गई? समास शब्द के टुकड़े सम धन आस। ठीक है। सम का अर्थ समान और आस का मतलब समीप बैठाना। शब्दार्थ संक्षिप्त या संक्षिप्त। विलोम क्या हो गया इसका? व्यास। व्यास का अर्थ क्या होता है? विस्तृत। ठीक है। व्यास का अर्थ क्या हो गया आपके? विस्तृत। परिभाषा अगर हम तैयार करते हैं तो क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकारी क्या कहलाएगा आपके? समास कहलाएगा। ठीक है। अब हम करते हैं इसके भेद की बात। ठीक है। भेद, इसके भेद कितने हैं? ठीक है। इसके कुल भेद तो हैं आपके 6, जिसको शब्द शुद्धि के अकॉर्डिंग यूं लिखा जाता है 6। मुख्यतः कितने होते हैं? मुख्यतः होते हैं इसके 4। ठीक है। कुल भेद की अगर बात हो तो कितने हो गए आपके? 6। मुख्यतः है तो कितने हो गए? 4। सबसे पहला भेद, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, द्वंद्व समास। और आपके चौथा, बहुव्रीहि समास।
ठीक है। मुख्यतः की अगर बात करते हैं तो कितने हो गई? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि से मिलता जुलता एक और शब्द है बहुव्रीहि। ठीक है, अगर ये आ जाए बहुव्रीहि, इसका अर्थ क्या होता है आपके? चावल। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपके? चावल होता है। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। ठीक है, इस तत्पुरुष के ही भेद हैं कितने? दो। एक तो द्विगु समास और एक कर्मधारय समास। ठीक है, चार भेद हो गए। मुख्यतः की बात करें तो चार हो गए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। ठीक है, फिर तत्पुरुष के ही दो भेद, एक तो द्विगु और दूसरा कौन सा? आपके कर्मधारय समास। अब देखो, समास जब हम देखते हैं तो इसके पद प्रधान की दृष्टि से भी देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पद पद प्रधान की दृष्टि से देखते हैं तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास के दोनों पद क्या होते हैं? गौण। दोनों पद क्या होते हैं? गौण। कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। ठीक है, तो अगर मैं भेद की बात करूं तो कितने भेद हो गए आपके? कुल 6 भेद हो गए। मुख्यतः कितने आपके? 4। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये तो आपके हैं मुख्यतः। लेकिन तत्पुरुष के ही पार्ट क्या है? द्विगु समास और कर्मधारय, ये इसी के उपभेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के ही उपभेद कौन से हो गए? द्विगु समास और कर्मधारय समास। क्वेश्चन आपके यूं आता है कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान है, तो आपको कौन सा बताना है? दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि तत्पुरुष से ही निकले हुए तत्पुरुष के ही उपभेद है। तो जो तत्पुरुष समास का पद प्रधान होगा वही कौन सा होगा? इन द्विगु और कर्मधारय का होगा। ठीक है, ये हो गई हमारे भेद की बात। ठीक है, इसमें पहला पद, इसमें दूसरा, इसमें दोनों पद पद प्रधान होते हैं और इसमें बहुव्रीहि में दोनों ही गौण होते हैं, कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। चलो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा अगर हम तैयार करते हैं तो क्या हो जाएगी? सबसे पहले पहला पद प्रधान, दूसरा इसकी क्या हो जाएगी? एक ही शब्द की आवृत्ति, दूसरी क्या पहचान हो जाएगी? प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास की क्या पहचान हो गई? पहला पद प्रधान होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति, प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय। ठीक है, अब मैं इसके उदाहरण की बात करती हूँ, जैसे आ जन्म। ठीक है, आ जन्म, तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? जन्म तक। ठीक है, दूसरा ये आ, इसमें उपसर्ग है, जन्म इसमें क्या है? मूल शब्द। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो गया आपके? उपसर्ग। दूसरा उदाहरण लेती हूँ, आजीवन। ठीक है, तो जीवन मूल शब्द हो गया
और आ क्या है इसमें, उपसर्ग। तो आजीवन का क्या हो गया, जीवन भर। जैसे मैं दूसरा उदाहरण लूं, प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, हर दिन या प्रत्येक दिन। ठीक है, तो ये प्रति क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है। ये आ क्या है, यहाँ उपसर्ग है। तो एक ही शब्द की आवृत्ति प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक ही शब्द की आवृत्ति के उदाहरण लेती हूँ मैं, जैसे रातों रात, रातों रात, हाथों हाथ, रातों रात, हाथों हाथ। जैसे इसका विग्रह करें, रातों का, रात का रात ही रात में, हाथों हाथ का क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में। ठीक है, और अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, अवयव वाले की, जैसे यथा संभव, यथा संभव, वैसे ऐसा ठीक है, प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय, एक ही शब्द की आवृत्ति। तो ये आजन्म शब्द में आ उपसर्ग है, आजीवन में आ उपसर्ग है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया। फिर क्या था आपकी पहचान, एक ही शब्द की आवृत्ति, जैसे रातों रात, हाथों हाथ। और अव्यय की बात हो तो अव्यय क्या हो गया आपके, यथा। जैसे ये और उदाहरण लूं तो यथाक्रम हो जाएगा, यथाक्रम। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार। और अगर बहुत सारे इसके उदाहरण है, जैसे सपत्नीक, पत्नी के साथ, जैसे सपरिवार, ये स क्या है, उपसर्गी तो है, सकुशल, ये सारे क्या है, ये सकुशल, सपरिवार, सपत्नीक, ये स क्या है, यहाँ पे क्या है, किसका काम कर रहा है, उपसर्ग का। तो क्या होगी इसकी पहचान अव्ययी भाव समास की, कि पहला पद प्रधान होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, और प्रथम पद या तो उपसर्ग होता है या क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन दूसरा। दूसरा हो गया आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष शब्द के टुकड़े करूं मैं, तत् धन पुरुष। ठीक है, तत् धन पुरुष, तो तत् का अर्थ होता है उसका, पुरुष। ठीक है, अर्थ क्या हो गया, उसका पुरुष। ठीक है, अब इसकी पहचान की अगर हम बात करें, तत्पुरुष समास की पहचान की अगर हम बात करें तो क्या पहचान हो जाएगी इसमें, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। ठीक है, ये हो गई इसकी, इसके हो गई दूसरा पद प्रधान। दूसरी बात, कारक विभक्ति चिन्ह हम पढ़ते हैं हिंदी में, 8 कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिसमें से कर्ता,
वह संबोधन को हटा के, कर्ता व संबोधन कारक को हटाकर इनका प्रयोग नहीं होगा। कर्ता व संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होगा। इनका होगा कर्म से लेकर अधिकरण तक, कर्म से लेकर अधिकरण कारक का प्रयोग। ठीक है, तो पहचान क्या हो गई? दूसरा पद प्रधान होता है, कर्ता व संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होगा। किनका होगा? कर्म से अधिकरण कारक तक का। ठीक है, ये हो गई हमारे तत्पुरुष की पहचान। अब हम एक एक किसके उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? कर्म की। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास पहला। इसके भेद की अगर बात करें तो कितने भेद हो गए इसके? 6। ठीक है, 8 विभक्ति चिन्ह होते हैं जिसमें 2 आपके काम में नहीं आएगी। कौन कौन सी? कर्ता और संबोधन। बाकी बचे कितने? 6। कर्म से अधिकरण। तो इसके उपभेद की अगर बात करें तो कितने उपभेद हो गए आपके? 6, जिसमें पहला आपके है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया आपके? को। क्या हो गया इसका विभक्ति चिन्ह? को। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण लेती हूं मैं, जेब कतरा। ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला। ठीक है, दूसरा उदाहरण की बात करूं, मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है, तो तीसरे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया? चिड़ी मार। चिड़िया को मारने वाला। और अगर हम उदाहरण की बात करें, शरणागत। शरणागत हो गया। एक हो गया यश प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। यश प्राप्त का क्या हो जाएगा? यश, यश को प्राप्त। ठीक है, को, यहाँ को विभक्ति चिन्ह है, यहाँ को विभक्ति चिन्ह है, को। तो आपके कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह की क्या पहचान हो गई? क्यों? को। जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। ठीक है, मनोहर, मन को हरने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। शरणागत, शरण को आगत। आगत का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? आया हुआ। ठीक है, आया हुआ, अपनी शरण में आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी को विभक्ति चिन्ह हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की क्या पहचान होगी? क्या विभक्ति चिन्ह होता है इसका? से या के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा, ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। करण तत्पुरुष की से का अर्थ है मतलब साधन, साधन के रूप में काम में लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तुलसी कृत।
तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है, तुलसी के द्वारा लिखी हुई, तुलसीदास जी हैं उनके द्वारा लिखित, तुलसीकृत का क्या हो गया, तुलसी के द्वारा लिखित, जैसे आंखों देखी, आंखों से देखी हुई, ठीक है, जैसे शल्य चिकित्सा, तो क्या हो जाएगा इसका, शल्य के द्वारा चिकित्सा, ठीक है, ये हो गई आपके करण तत्पुरुष समास की बात, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, जैसे उदाहरण है तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा के, आंखों देखी, आंखों से देखी हुई, शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं तो क्या हो जाएगा, जैसे भूखमरा, भूख से मरा, ठीक है। और अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण, शोकाकुल, शोकाकुल, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, समास कौन सा हो गया आपके, तत्पुरुष समास, शोक से आकुल, शोक से आकुल, ठीक है, समास तो कौन सा हो गया इसमें, तत्पुरुष समास, लेकिन संधि की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, शोक धन आकुल, तो दीर्घ स्वर संधि हो गई ना आपके, ए प्लस ए मिलके क्या बनता है, आ, तो कौन सी हो गई आपके, दीर्घ स्वर संधि। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे उपभेद की, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास की क्या पहचान हो जाएगी आपके, के लिए, के कौन सा विभक्ति चिन्ह है इसमें, के लिए, जैसे बहुत ज्यादा पूछा गया है, रसोई घर, यही आता है ज्यादातर एग्जाम में उदाहरण ही, रसोई घर, तो क्या हो जाएगा इसके, ये रसोई के ये घर, ठीक है, के लिए विभक्ति चिन्ह लगाना है, तो रसोई के लिए घर, ठीक है, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, ठीक है, आलय का अर्थ यहाँ क्या है, स्थान से है, ठीक है, तो इसकी अगर संधि की बात करूं तो क्या हो जाएगी, न्याय धन आलय, तो कौन सी संधि हो गई इसमें, दीर्घ स्वर संधि, कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, तो यहाँ संधि भी है और समास भी है। क्वेश्चन आपके यूं भी आ सकता है, किस शब्द में समास और संधि दोनों है, और यूं भी आ सकता है जैसे आपको न्यायालय दे दिए और फिर संधि का नाम पूछ लिया, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि संधि व समास किस शब्द में, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो हम क्या लेते हैं, दूसरा उदाहरण धर्मशाला, धर्मशाला हो गया, जैसे गौशाला हो गया, और मैं उदाहरण की बात करती हूँ तो सभागार,
सभागार, सभा भवन, और उदाहरण की बात करते तो डाक गाड़ी। अब इनका विग्रह करते हैं। धर्मशाला तो क्या हो जाएगा, इजी है बनाना, धर्म के लिए शाला, क्या हो जाएगी, धर्म के लिए शाला। ठीक है, गौशाला तो गौ के लिए शाला, गौ का अर्थ क्या होता है यहाँ, गाय। सभागार, सभा के लिए आगार, सभा भवन, सभा के लिए भवन। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, हो गई चीज, समझ में आ गई। तत्पुरुष समास की कौन से तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं हम, संप्रदान। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद आपके, संप्रदान के, जिसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो गई आपके, के लिए। ठीक है, तो के लिए आपको विभक्ति चिन्ह किसके लिए करना है, आपको डिनोट संप्रदान के लिए। तो रसोई के लिए, जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण रखे हैं, रसोई घर, रसोई के लिए अगर न्यायालय, न्याय के लिए न्यायालय, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, गौशाला, इस तरीके से आप क्वेश्चन ये निकाल लेना। ठीक है, समास। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अपादान। पांचवा भेद इसका क्या हो गया, अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी इसकी, से अलग, मतलब अलग होने का भाव, पृथक होने का भाव। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी, से अलग, पृथक होने का भाव। जैसे उदाहरण की बात करें, देश निकाला, क्या हो जाएगा, देश से निकाला। गर्व शून्य, गर्व, गर्व अर्थात घमंड, घमंड से शून्य। ठीक है, लोक भय, लोक से भय। ठीक है, देश निकाला, देश से निकाला, तो से यहाँ विभक्ति चिन्ह किसकी है, अपादान तत्पुरुष समास। देश से निकाला मतलब इसको देश से क्या कर दिया है, पृथक कर दिया है, इसको अलग कर दिया है। गर्व शून्य, गर्व मतलब घमंड से शून्य, बिल्कुल भी घमंड नहीं है जिसमें उसे क्या कहेंगे, गर्व शून्य। ठीक है, लोक भय, लोक से जिसे भय है वो क्या हो गया आपके, लोक भय। पृथक होने का जहाँ भाव होगा वो क्या हो जाएगा आपके, अपादान तत्पुरुष समास। जैसे आकाश पतित, आकाशे पतित मतलब अलग। ठीक है, हो गया। जैसे राजद्रोह है,
राज या राजा से द्रोह है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, से या अलग, से या अलग होने का भाव जिसमें पृथकता दिखाता है। देश निकाला, देश से निकाला, गर्व शून्य, गर्व से शून्य, लोक भय, लोक से भय, आकाश पतित, आकाश से पतित। ठीक है, राजद्रोह है, राजा या राज्य से द्रोह है, राजा या राज्य से द्रोह है। नेक्स्ट, बंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या हो गई? का, के। ठीक है, ये भी हो सकता है रा, रे, ना, ने। ठीक है, ये है संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह। पहला उदाहरण लेते हैं, रक्तदान। रक्तदान, तो क्या हो जाएगा? रक्त का दान। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, की परिषद। विभक्ति क्या, विभक्ति चिन्ह क्या था आपका? का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, मनोविकार। मनोविकार में मन का विकार। और उदाहरण की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपके? गो हत्या, गौ की हत्या। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? संबंध तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हो। जैसे प्राणदान, प्राणों का दान। जैसे प्राणदान, प्राणों का दान। ठीक है, ये हो गई आपके पुरुष समास की बात। अब चलते हैं हम अधिकरण की ओर। अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, छठी विभक्ति है आपकी अधिकरण तत्पुरुष समास की, क्या पहचान हो जाएगी? में या पर। ठीक है, क्या विभक्ति चिन्ह है इसकी? में या पर। जैसे आपके बात करते हैं वनवास। वनवास का क्या हो जाएगा? वन में वास। ठीक है, में विभक्ति चिन्ह किसकी है आपकी? अधिकरण की। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, हर फन मौला। ठीक है, हर फन मोला। हर यहाँ आपके यहाँ क्या है? उपसर्ग है। फन, इसमें ये नुक्ता लगा हुआ है, ये क्या है? फन यानी कला। ठीक है, एक तो ये हो गया फन, कला। दूसरा फन ये होता है जो अंग्रेजी वाला, मजाक वाला, ये वो होता है। लेकिन जिसमें नुक्ता लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है आपके? फन कला वाला। हर फन में मोला, मतलब जो हर कला में निपुण हो उसे क्या कहेंगे? हर फन मोला। क्या हो जाएगा? हर फन में मौला। ठीक है, दूसरे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपके? आप बीती। आप बीती का क्या हो जाएगा? आप पर बीती। ठीक है, जैसे आत्मनिर्भर।
आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का क्या हो जाएगा आपके, आत्म पर निर्भर। ठीक है, ये हो गई आपकी पहचान किसकी, अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या है आपके, में या पर। इसका उदाहरण क्या है आपके, वनवास, वन को वन में वास, हर फन मोला, हर फन में मोला। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको विभक्ति चिन्हों का ध्यान रखना है विशेष तौर पे। तत्पुरुष समास में हमेशा ये 6 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। कौन कौन सी, कर्ता और किसको छोड़कर, संबोधन को छोड़कर, बाकी कर्म से लेकर अधिकरण में पर, ये 6 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा आपके। ठीक है, और इसका दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के उपभेद, एक और भेद आता है, इसे न तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहेंगे हम, न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास जो क्या अर्थ देता है, निषेध के अर्थ में, निषेध के अर्थ में, मतलब मना करने का भाव हो। ये सिर्फ किस में किया जाता है, संस्कृत में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। और वैसे ही हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत है, तो संस्कृत में प्रयोग होता है इसका सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, नए तत्पुरुष का निषेध के अर्थ में। अब इसकी कुछ पहचान है, उससे आप कर लेना। ठीक है, नए तत्पुरुष की पहचान करनी हो तो क्या, कौन कौन से उपसर्गों का ध्यान रखना है, ए, अन, अन, ना, न और ना। ठीक है, जब ये आपको ये इतने उपसर्ग ए, अन, न, ना, ये उपसर्ग आपको देखने को मिल जाए तो समझ लेना कौन सा है, ये आपके कौन सा समास है, न तत्पुरुष समास है। ठीक है, उदाहरण जैसे मैं अगर बात करूं, अटूट, इसमें ए उपसर्ग है, टूट, न, टा, हुआ। ठीक है, तो ए का अर्थ क्या होता है, नहीं टूटा हुआ। ठीक है, न तत्पुरुष समास की क्या है, ए, अन, न, ना, ये क्या है, चार, ये 5 उपसर्ग है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे अगर उदाहरण की बात चाहूं करूं तो क्या हो जाएगा, अपवित्र, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, न पवित्र। असत्य, न सत्य। अब दिक्कत आपके यहाँ कहीं नहीं होगी। ठीक है, कि आप न तत्पुरुष समास की पहचान भी कर लोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया अन न ना आ जाए उत्तर का जहाँ प्रयोग हो तो आपको न तत्पुरुष समास करना है। लेकिन मैंने वहां भी तो बताया था आपको अवयवी भाव समास में, अवयवी भाव समास में मैंने यही तो बताया था, पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद या तो उपसर्ग होता है या क्या होता है आपके अव्यय होता है। ठीक है, अब उदाहरण आ जाए आपको, उपसर्ग अव्यवी भाव समास भी आ जाए और ये न्याय तत्पुरुष भी आ जाए, तो जो एक उदाहरण होता है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसकी देनी है, न्याय तत्पुरुष समास की देनी है। क्योंकि सबसे पहले ये कहाँ से आए हुए हैं, संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, तो न्याय तत्पुरुष करना, अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो न्याय तत्पुरुष समास को देनी है। ठीक है, अगर उस उदाहरण का न्याय तत्पुरुष न आके और दूसरा अव्यवी भाव समास पूछा जाता है तो आपको सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको अव्यवी भाव समास को देनी है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी किसकी रहेगी, आपके न तत्पुरुष समास की, क्योंकि दोनों की सेम विशेषता है, इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग होता है और अव्यवी भाव समास में भी उपसर्ग का प्रयोग होता है। लेकिन जब फर्स्ट प्रायोरिटी आई, जब उसको न तत्पुरुष करवाना होगा तो वो न तत्पुरुष ही देगा। और अगर न तत्पुरुष न होके अव्यवी भाव समास आए और तत्पुरुष समास आए, बाकी 2 उदाहरण और दे दे, तो आपको कौन सा करना है, अवयवी भाव समास करना है। तब आपको तत्पुरुष समास नहीं करना है। यूं नहीं कि ये उसका उपभेद है इस वजह से हम तत्पुरुष समास कर दे, नहीं, एग्जैक्ट किसका है, नए तत्पुरुष की पहचान है उपसर्ग। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नए तत्पुरुष को और सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको
अवयवी भाव समास को। लेकिन जब आपके नए तत्पुरुष नहीं आए, उसको अवयवी भाव करवाना है, तो फिर आपको क्लिक किस पे करना है? अवयवी भाव पे। ठीक है, आ गई चीज समझ में? बाकी हम कल करेंगे, तब तक के लिए राम राम।